हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हमारे पास यहाँ पे सी शार्प प्रोग्रामिंग की लेक्चर सीरीज चल रही है। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सेप्शंस और एक्सेप्शन हैंडलिंग का पार्ट 1 डिस्कस किया था। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक्सेप्शन और एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। और इसके साथ साथ हमारे पास दो किस्म की एक्सेप्शंस होती हैं। एक होता है हमारे पास इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शंस, जो कि एरे के साथ यूज़ की जाती है। और दूसरा हमारे पास होता है बहुत ज़्यादा फेमस नल रेफरेंस एक्सेप्शन। तो इन दोनों एक्सेप्शंस को किस तरह से हैंडल करते हैं वो भी मैं आज के इस लेक्चर के अंदर आपको बताऊंगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है, ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल, और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मेरे पास दो लाइंस हैं, ठीक है, इसको मैं रख देता हूं ट्राई ब्लॉक के अंदर। ट्राई मतलब मैं इस कोड को ट्राई कर रहा हूं कि अगर इसके अंदर एक्सेप्शन आ रही है, ठीक है, तो क्या होगा, मतलब इस पॉइंट पे एक्सेप्शन आएगी तो क्या होगा कि हमारे पास वो डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा और वो थ्रो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब वो जो ऑब्जेक्ट थ्रो होगा उसे सी शार्प का डिफॉल्ट कैच मैकेनिज्म कैच नहीं करेगा, बल्कि हम अपना कैच बनाएंगे। तो देखो, ट्राई के नीचे मैं अपना एक कैच बना रहा हूं और यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्शन कौन सी है, डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन, ठीक है। ये क्लास है, इसका मैं एक रेफरेंस वेरिएबल बना रहा हूं जिसका मैंने क्या नाम रखा, EX। क्योंकि देखो, यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो होगा, ठीक है, वो इस EX के पास क्या हो जाएगा, इस रेफरेंस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आके अब मैं एक अपना मैसेज यहाँ पे प्रिंट करवा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं CW टैप टैप करता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ यू कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय जीरो। मतलब ये मैंने एक यूजर फ्रेंडली एरर मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। तो अब होगा क्या कि अगर यहाँ पे एक्सेप्शन आएगी, ठीक है, तो जैसे ही एक्सेप्शन आएगी तो हमारे पास क्या होगा, मतलब इस लाइन पे एक्सेप्शन आएगी ना, तो इस लाइन पे एक्सेप्शन आएगी तो हमारे पास कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, कैच ब्लॉक के पास आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट कौन सा, डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो होगा, वो इस रेफरेंस वेरिएबल में कैच हो जाएगा और हमें मैसेज क्या डिस्प्ले हो जाएगा, यू कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय जीरो। मतलब अब ये काम मैंने क्या कर लिया, अपना एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया। तो जब मैंने इस तरह से ट्राई कैच को यूज करके एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया, तो अब क्या होगा कि जब एक्सेप्शन यहाँ पे आएगी तो हमारा प्रोग्राम बंद नहीं होगा और हमें यूजर फ्रेंडली एरर मैसेज डिस्प्ले होगा। और जब एरर मैसेज डिस्प्ले होगा तो जो बाकी का कोड है वो भी मेरे पास एग्जीक्यूट होगा। ये फायदा है आपके पास एक्सेप्शन को हैंडल करने का, ठीक है। लेकिन अगर एक्सेप्शन नहीं आती, मतलब अगर इन केस यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं आती, मतलब अगर num1 में मैंने 10 दिया, num2 में मैंने 5 दिया, तो मतलब हमारे पास कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी। और जब एक्सेप्शन नहीं आती तब कैच ब्लॉक नहीं चलता, ठीक है ना। मतलब कैच ब्लॉक कब चलेगा, जब एक्सेप्शन आएगी। तो जैसे ही एक्सेप्शन आपके पास अगर नहीं आएगी तो क्या होगा, तो आपके पास ये लाइन प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद कैच ब्लॉक नहीं चलेगा, बल्कि कैच ब्लॉक के बाद जितनी भी स्टेटमेंट लिखी है वो आपके पास चल जाएंगी, ठीक है। तो इसको मैं अब रन करके दिखाता हूं आपको। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ पे आता हूँ, 10 एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं 5 देता हूँ, मतलब अभी मैं कोई एक्सेप्शन जनरेट नहीं करवा रहा। एंटर करूंगा तो देखो, डिवीजन रिजल्ट इज 2 और उसके बाद भी सारी स्टेटमेंट रन हो रही है, ये तो हमने देखा था। अब चूंकि मैं एक्सेप्शन को हैंडल कर चुका हूं, मतलब मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके रन करूं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूं 10 और अब मैं कहता हूं 0, ठीक है। अब मैं एंटर करता हूं तो रिजल्ट देखना, देखो कैच ब्लॉक चला और कैच ब्लॉक में मैंने क्या स्टेटमेंट लिखी थी, यू कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय जीरो। और एक्सेप्शन को चूंकि मैंने हैंडल किया तो क्या हो रहा है, हमारा प्रोग्राम भी बंद नहीं हो रहा, एक यूजर फ्रेंडली एरर मैसेज भी डिस्प्ले हो रहा है और जो बाकी की स्टेटमेंट्स हैं वो भी हमारे पास एग्जीक्यूट बिल्कुल सही तरीके से हो रही है। मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही तरह एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो हमारे पास एक्सेप्शन क्लास है ना, ठीक है, जिसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, रेफरेंस वेरिएबल बनाया EX, तो यहाँ पे हमारे पास EX की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। देखो, मैं यहाँ पे ये जो मैंने अपना यूजर फ्रेंडली मैसेज दिखाया है, मैं यहाँ पे कहता हूँ CW टैप टैप और ये जो हमारा था EX, ठीक है, ये रेफरेंस वेरिएबल है। अब इसमें मैं एक प्रॉपर्टी यूज करता हूँ मैसेज,
अब ये देखो, ये जो आपके पास रेफरेंस वेरिएबल है कौन सी क्लास का है, डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन क्लास का है, ठीक है। हमारे पास बहुत सारी क्लासेस हैं एक्सेप्शन की, तो सबके पास एक प्रॉपर्टी होती है मैसेज। ये मैसेज क्या काम करती है, ये वही एरर मैसेज डिस्प्ले करवाती है जो आपको सी शार्प का डिफॉल्ट कैश मैकेनिज्म एरर मैसेज दिखा रहा था। ये मैसेज की प्रॉपर्टी वही मैसेज आपको दिखाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे आके इसको रन करूं, ठीक है, अब आप रिजल्ट देखो, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ 10, ठीक है, और मैं दूसरा नंबर देता हूँ 0, एंटर करूंगा तो देखो हमारे पास यू कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय 0, ये तो हमने अपना एरर मैसेज लिखा था। और जो मैंने मैसेज की प्रॉपर्टी में यहाँ पे उसको कॉल करवाया था, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, अटेम्प्टेड टू डिवाइड बाय 0, ठीक है। मतलब जो भी हमारे पास डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन क्लास का मैसेज था, वो मैसेज प्रॉपर्टी ने हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवाया। मतलब अब मैं उसी के मैसेज को यूज कर रहा हूँ, ठीक है, मैसेज प्रॉपर्टी के थ्रू, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे ये कैश ब्लॉक ना बनाऊं, ठीक है, मैं यहाँ पे आके इसको कमेंट करता हूँ, कंट्रोल के कंट्रोल सी, ठीक है, और यहाँ पे आके इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, और इन दो लाइंस को भी मैं कमेंट कर देता हूँ। मतलब अब मैं एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर रहा, इसका मतलब इस एक्सेप्शन को अब हैंडल कौन करेगा, सी शार्प का डिफॉल्ट कैश मैकेनिज्म, ठीक है। मतलब हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे आके इसको रन करूं, ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ नंबर 10, ठीक है, दूसरा नंबर देता हूँ 0, अब एंटर करूंगा तो एक्सेप्शन जनरेट होगी, ठीक है। और यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे व्यू डिटेल में जाऊं, ठीक है, तो व्यू डिटेल में जाऊं तो आप यहाँ पे एरर मैसेज देखना, एरर मैसेज क्या आ रहा है, अटेम्प्टेड टू डिवाइड बाय 0। मतलब ये जो एरर मैसेज है कौन डिस्प्ले करवा रहा है, वो जो मैसेज की प्रॉपर्टी थी, ये हर एक्सेप्शन क्लास के पास ये मैसेज की प्रॉपर्टी होती है जो उसी एक्सेप्शन क्लास का एरर मैसेज, पर्टिकुलर एरर मैसेज डिस्प्ले करवाती है। अच्छा एक और पॉइंट, ये जितनी भी एक्सेप्शन क्लासेस हैं ये सारी कौन से नेम स्पेस से बिलोंग करती हैं, सिस्टम नेम स्पेस से बिलोंग करती हैं, ठीक है, एक बात ये याद रखें। तो यहाँ पे जो एरर मैसेज आ रहा है ये मैसेज प्रॉपर्टी से आ रहा है, और इसी को मैं यूज कहाँ पे कर रहा था, इसको स्टॉप करते हैं, और इसी को मैं यूज कर रहा था इस ex.message की प्रॉपर्टी से। तो इसको कंट्रोल Z करते हैं, वापस अनकमेंट कर लेते हैं, वापस मैं यहाँ पे इसको अपनी एक्सेप्शन को हैंडल कर लेता हूँ ex.message, ठीक है। तो ये वाला सारा काम कौन सा हो रहा था, एक्सेप्शन को हैंडल करने का। तो अगर आपको एक्सेप्शन को हैंडल करना है तो आप क्या कॉन्सेप्ट यूज करोगे, ट्राई का और कैच का, ठीक है, एक इसका ये पॉइंट है। फिर आ जाते हैं अपनी थ्योरी पे, सही है, ये पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। अच्छा अब देखो हमारे पास एक्सेप्शन की एक हायरार्की है, ठीक है, इसको भी समझना बहुत जरूरी होता है। देखो हमें पता है कि हमारे पास सी शार्प के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं, चाहे वो एक्सेप्शन क्लासेस हो, स्ट्रिंग क्लासेस हो, और XYZ जितनी भी क्लासेस हो, वो सारी क्लासेस एक क्लास से डिराइव हुई है, और वो कौन सी क्लास है, ऑब्जेक्ट। भाई देखो यही वजह है कि सी शार्प को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहा जाता है। उसकी एक वजह ये भी है कि उसके अंदर जितनी भी क्लासेस हैं वो एक पेरेंट क्लास से डिराइव हुई है, और वो जो एक पेरेंट क्लास है उसका क्या नाम है, ऑब्जेक्ट। और ये जो एक्सेप्शन क्लास है वो भी आपके पास ऑब्जेक्ट क्लास से क्या हुई है, डिराइव हुई है। मतलब जितनी भी सी शार्प में क्लासेस हैं वो सारी ऑब्जेक्ट क्लास से डिराइव हुई है। मतलब इन सब का सी शार्प में, .NET फ्रेमवर्क में जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी ऑब्जेक्ट क्लास से डिराइव हुई है, मतलब उन सब का पेरेंट ऑब्जेक्ट है। तो देखो हमारे पास एक्सेप्शन भी एक क्लास है, और अब देखो एक्सेप्शन क्लास के अंदर दो टाइप की क्लासेस हैं, एक सिस्टम एक्सेप्शन और एप्लीकेशन एक्सेप्शन, ठीक है। मतलब हमारे पास अभी हमने कौन सी एक्सेप्शन पे काम किया, डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन। तो डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन किसके अंदर आ जाती है, सिस्टम एक्सेप्शन के अंदर आ जाती है। और भी हमारे पास बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं, अभी हमने किसकी बात की, डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन की बात की। अभी आगे जाएंगे तो हम नल रेफरेंस एक्सेप्शन, जो एक बहुत मशहूर एक्सेप्शन है, उसकी भी बात करेंगे, और कुछ और एक्सेप्शंस हैं उनकी भी बात भी करेंगे कि वो एक्सेप्शन कब आती हैं और उनको हैंडल कैसे किया जाता है, उसको भी हम देखेंगे। एक्सेप्शन का टॉपिक हमारे पास यहाँ पे चल रहा है सी शार्प के अंदर, ठीक है। अब हम एक और टाइप की एक्सेप्शन यहाँ पे पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन, ठीक है। और ये एक्सेप्शन क्या होती है, इसको हैंडल कैसे करते हैं, इसको हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो मैं आ जाता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो में। अच्छा ये जो हमारे पास एक्सेप्शन है जिसका नाम है इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन, ये हमारे पास तब आती है जब हम एरेस के साथ काम करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एक एरे बनाता हूँ, ठीक है, इंटीजर टाइप का मैं एक एरे बनाता हूँ, और इसका नाम मैं रख देता हूँ ARR, और इसका हम एक एरे बना लेते हैं। और इस एरे की लेंथ में कितनी रखूंगा, 3, मतलब 3 लेंथ है, इसका मतलब मैं 0 से लेके 2 इंडेक्स तक इस पे वैल्यू स्टोर करवा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ ARR जो हमारे एरे का नाम है,
और इसके 0 इंडेक्स के ऊपर मैं वैल्यू स्टोर करवाता हूँ 11 और फिर इसी तरह इसको हम कॉपी करते हैं, नीचे पेस्ट करते हैं और इसको मैं 1 पे स्टोर करवा देता हूँ वैल्यू 22, ठीक है, और 2 पे मैं वैल्यू स्टोर करवा लेता हूँ यहाँ पे 33। तो मतलब मैंने 3 लेंथ दी थी, इसका मतलब मैंने तीनों इंडेक्स के ऊपर, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और जितनी भी हमारी लेंथ होती है उससे एक कम होता है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 तक मैंने स्पेसिफाई कर दिया, मतलब मेरी तीनों वैल्यूज मैंने यहाँ पे इसको दे दी, ठीक है। और अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊं तो हम अगर एरे को हमें प्रिंट करवाना हो तो हम एक अलग से लूप यूज करते हैं जिसका नाम है फॉर ईच लूप। तो फॉर ईच लूप में यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ और मैं इसके अंदर फॉर ईच लूप के अंदर एक वेरिएबल बनाता हूँ इंटीजर टाइप का i, और ये i के अंदर वैल्यू कहाँ से आएगी, ARR से। मतलब ARR क्या है, हमारे पास एरे जिसके अंदर 3 वैल्यूज स्टोर है, वो 1 बाय 1 i के पास आएंगी और i को मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता जाऊंगा। तो मैं यहाँ पे CW टैप टैप कहता हूँ और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ i, और मतलब अब क्या होगा कि जब ये लूप फर्स्ट टाइम चलेगा ARR के पास 11 आएगा, 11 i के पास चला जाएगा, फिर 11 प्रिंट हो जाएगा, फिर दोबारा लूप चलेगा ARR के पास 22 आएगा, वो i के पास चला जाएगा। इसी तरह ये लूप कितनी दफा चलेगा, 3 दफा चलेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं और इसको रन करूं, अच्छा हमारे पास वो कंसोल विंडो रुकी नहीं क्योंकि हमने यहाँ पे लास्ट लाइन में ये लाइन नहीं लिखी, कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है, ये लिख लो ताकि हमारी कंसोल विंडो होल्ड रहे। अब यहाँ पे आके इसको रन करता हूँ, ठीक है, तो देखो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 11, 22 और 33, मतलब जितनी वैल्यूज थी एरे में वो हमारे पास आ रही है। लेकिन अब जो मैं एक्सेप्शन की बात कर रहा हूँ, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन, वो कब जनरेट होती है, देखो अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू और इसके अंदर ऐड कर दूं, ठीक है, मतलब मैं इसके 3rd इंडेक्स पे एक वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ 44, तो देखो अब वो जो एक्सेप्शन है वो आएगी इस लाइन के ऊपर। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो मैंने अपनी एरे की लेंथ कितनी रखी है 3, और अब 3 तो मैंने यहां तक स्पेसिफाई कर दिया था ना, इसका मतलब अब मैं चौथे इंडेक्स के ऊपर, मतलब 4th वैल्यू मैं यहाँ पे इसको असाइन कर रहा हूं, जबकि हमारी लिमिट कितनी थी कि मैं 3 वैल्यूज ही स्टोर करवा सकता हूं, क्योंकि इसकी लेंथ मैंने कितनी दी थी 3, ठीक है। तो इस पॉइंट में हमारे पास क्या जनरेट होगी, एक्सेप्शन जनरेट होगी, और वो कौन सी होगी, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो यहाँ पे आके अगर मैं इसको रन करूं तो देखो हमारा प्रोग्राम रन हो गया, और अब देखो हमारे पास एक्सेप्शन कौन सी जनरेट हो रही है, हमारे पास एक्सेप्शन जनरेट हो रही है इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन, और ये कौन सी लाइन पे प्रिंट हो रहा है, मतलब ये एक्सेप्शन देखो जिस लाइन पे हमारी एरे की लिमिट एक्सीड हो रही है उस लाइन पे ये एक्सेप्शन जनरेट हो रही है। और अगर आप इसका एरर मैसेज देखो तो एरर मैसेज क्या आ रहा है, इंडेक्स वाज आउटसाइड द बाउंड्स ऑफ द एरे। बाउंड्स मतलब जो एरे की लिमिट थी वो हमारी एक्सीड हो रही है, तभी यहाँ पे ये एरर मैसेज आ रहा है, इंडेक्स वाज आउटसाइड द बाउंड्स ऑफ द एरे। तो इस एक्सेप्शन को अगर मुझे हैंडल करना है तो मैं कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे आके इसको क्लोज करता हूँ, स्टॉप करते हैं, ठीक है, और देखो ये जो मेरे पास जितना भी पार्ट है, ठीक है, इसमें एक्सेप्शन आ सकती है, तो मैं इस पार्ट को रख देता हूँ ट्राई ब्लॉक के अंदर, ठीक है, ठीक है। तो ये जितनी भी लाइंस है मैं इसको उठा के यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा अब आप एक चीज नोटिस करो, मैंने ये जो एरे डिक्लेयर किया था इसको ट्राई ब्लॉक के अंदर क्यों नहीं रखा, क्योंकि देखो जिन लाइंस पे आपको एक्सेप्शन आने के चांसेस होते हैं वही लाइंस आप कोशिश करो कहाँ पे रखो, ट्राई में रखो, सही है। मतलब ट्राई में वही लाइंस आप रखोगे जिनमें ज्यादा चांसेस होते हैं कि एक्सेप्शन आ सके, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कैच ब्लॉक ओपन कर दूंगा, ठीक है, और मुझे पता है कि यहाँ पे किस टाइप की एक्सेप्शन आ रही है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन का क्या बना लूंगा, एक रेफरेंस वेरिएबल बना लूंगा, और यहाँ पे आके CW टैप टैप, और मैं एक अपना एरर मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करवा लेता हूँ, और मैं कह देता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ एरेज रेंज इज एक्सीडेड। ये एक नॉर्मल सा मैसेज मैं अपना प्रिंट करवा रहा हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा एरे यहाँ पे डिस्प्ले करवाओ। और देखो ये जो फॉर ईच लूप है ये भी मैं कहाँ पे रख लूंगा, ट्राई ब्लॉक के अंदर रख लूंगा, ठीक है। ट्राई ब्लॉक के अंदर क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि देखो हमारे पास अगर मैंने ये 3 आइटम्स दिए होते, इसका मतलब हमारे पास ये फॉर ईच लूप यहीं पे प्रिंट हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये चौथा आइटम भी इसके अंदर स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है, ये चौथा आइटम भी इसमें स्टोर कर रहा हूँ, तो क्या होगा, इस पॉइंट में जैसे ही एक्सेप्शन आएगी तो हमारा लूप नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि जिस पॉइंट पे एक्सेप्शन आती है वहीं से हमारा कंट्रोल कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, कैश ब्लॉक के पास ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है।
तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रन करूं तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है। देखो हमारे पास मैसेज क्या आ रहा है, जो मैंने कैच ब्लॉक में लिखा था, एरेज रेंज इज एक्सीडेड, ठीक है। तो ये इसका एक पॉइंट है, मतलब इस तरह से हम इस एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। और फिर मैंने आपको एक और बात बताई थी कि हमारे पास जितनी भी एक्सेप्शन क्लासेस हैं उसमें एक मैसेज प्रॉपर्टी होती है जो उस क्लास का पर्टिकुलर मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ CW टैप और यहाँ पे ये जो रेफरेंस वेरिएबल था इस क्लास का EX, सही है, इसके साथ हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं मैसेज। और ये मैसेज की प्रॉपर्टी क्या करेगी, जो भी इस क्लास का पर्टिकुलर मैसेज होगा, एरर मैसेज होगा, एक्सेप्शन मैसेज होगा, वो ये मैसेज की प्रॉपर्टी डिस्प्ले करवाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं और इसको रन करते हैं, ठीक है। देखो क्या मैसेज आ रहा है, इंडेक्स वाज आउटसाइड द बाउंड्स ऑफ द एरे। अब देखो ये वही मैसेज है जो कब हमें शो हो रहा था, जब मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं की थी। जब एक्सेप्शन C# हैंडल कर रहा था तो वो भी हमें यही मैसेज दिखा रहा था। तो उसी मैसेज को यूज करते हुए मैं यहाँ पे अपना मैसेज डिस्प्ले करवा सकता हूँ, वरना आप अपना भी कोई यूजर फ्रेंडली एरर मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हो, जैसा मैंने पहली लाइन में प्रिंट करवाया, एरेज रेंज इज एक्सीडेड, ठीक है। तो ये होती है आपके पास कौन सी एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन। जावा में होती थी इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, लेकिन यहाँ पे है इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन। और उसको हैंडल किस तरह से करते हैं वो भी हमने इस लेक्चर के अंदर देखा। अच्छा, एक्सेप्शन का कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारे पास C# के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास एक मोस्ट कॉमन एक्सेप्शन जो बहुत ज्यादा हमारी C# की एप्लीकेशंस के अंदर आती है, वो है नल रेफरेंस एक्सेप्शन। अब ये नल रेफरेंस एक्सेप्शन क्यों आती है और इसको कैसे हैंडल किया जाता है, इसको हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे अपने विजुअल स्टूडियो में। तो यहाँ पे आता हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ नेम, और इसके अंदर मैं अपना नाम स्टोर कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल आदिल। और अब मैं यहाँ पे जाके इसकी लेंथ प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है, कि जो नेम का वेरिएबल है, स्ट्रिंग वेरिएबल, इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स आते हैं। तो मैं CW टैप करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ नेम डॉट लेंथ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस स्ट्रिंग वेरिएबल की लेंथ, मतलब इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं वो मुझे बताओ, ठीक है। और यहाँ नीचे आके अपनी कंसोल विंडो को होल्ड करने के लिए मैं यहाँ पे कह देता हूँ कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। और यहाँ पे आके इसको हम रन करते हैं, ठीक है। तो देखो हमें यहाँ पे क्या बता रहा है, ये 4, मतलब इसके अंदर आदिल के अंदर कितने कैरेक्टर्स आते हैं, 4, मतलब उसकी लेंथ है 4। लेकिन अब इस केस में नल रेफरेंस एक्सेप्शन हमारे पास कैसे आएगी। देखो अगर यहाँ पे मैं नेम की जगह, ठीक है, मैंने आदिल अभी दिया है, अगर मैं इसकी जगह नल पास कर दूं, मतलब अब जो स्ट्रिंग वेरिएबल है नेम, उसके अंदर क्या है, नल, और मैं क्या कह रहा हूं कि इस नल वैल्यू की आप लेंथ बताओ। अब आपको पता है कि नल वैल्यू की तो कोई लेंथ होती नहीं है, ठीक है। इस केस में मतलब अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, ठीक है, जिसके अंदर नल वैल्यू स्टोर है, तो अगर मैं उस वेरिएबल के ऊपर कोई भी मेथड्स या प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं, तो इस केस में हमारे पास आती है नल रेफरेंस एक्सेप्शन, ठीक है। मतलब यहाँ पे अभी मैं क्या कह रहा हूँ, ये लेंथ क्या है, प्रॉपर्टी है, जो स्ट्रिंग क्लास की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, इस नल वेरिएबल की मुझे लेंथ बताओ। अब नल वेरिएबल की तो कोई लेंथ होती नहीं है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास क्या आता है, नल रेफरेंस एक्सेप्शन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं और अब इसको रन करूं तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है। तो देखो अब जैसे ही मैंने अपना प्रोग्राम रन किया तो हमारे पास कौन सी एक्सेप्शन आ रही है, नल रेफरेंस एक्सेप्शन, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास कौन सी एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो हो रहा है, नल रेफरेंस एक्सेप्शन, ठीक है। अच्छा एक बात मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊं, ये हमारे पास, अगर आपको यहाँ पे समझने में थोड़ा प्रॉब्लम है तो आप इससे पिछला वाला लेक्चर देखो जिसमें हमने एक्सेप्शन और एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे की जाती है उसको जरा डीप में देखा था, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं नल रेफरेंस एक्सेप्शन को कैसे हैंडल किया जाता है, ठीक है। अगर आपको एक्सेप्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप पिछली वीडियो देखो, फिर इस वीडियो के ऊपर आओ। अच्छा अब यहाँ पे देखो नल रेफरेंस एक्सेप्शन आ रही है, और अगर मैं व्यू डिटेल के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे देखो क्या मैसेज प्रिंट करवा रहा है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस सेट टू नॉट सेट टू एन इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब इसके अंदर आपके पास ऐसी नल वैल्यू है जिसके ऊपर आप प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाह रहे हो, तो इस केस में आता है आपके पास नल रेफरेंस एक्सेप्शन, ठीक है। तो अब इस नल रेफरेंस एक्सेप्शन को मैं हैंडल कैसे करूंगा, ठीक है। देखो कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो हो रहा है, नल रेफरेंस एक्सेप्शन। इसका मतलब जब मैं कैच अपना बनाऊंगा, क्योंकि हम हैंडलिंग किस तरह करते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक के थ्रू हैंडलिंग करते हैं, तो अगर मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जिस क्लास की हमारे पास एक्सेप्शन थ्रो हो रही है, ठीक है। तो अब इस एक्सेप्शन को मैं हैंडल कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। अब देखो
मैं यहाँ पे आता हूँ। अब मुझे पता है कि यहाँ पे इस लाइन पे क्या आ रही है, एक्सेप्शन जनरेट हो रही है, ठीक है। तो इन लाइंस को मैं कौन से ब्लॉक के अंदर रख दूंगा, ट्राई ब्लॉक के अंदर रख दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से इन दोनों को कट करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं कैश ब्लॉक, ठीक है, कैश ब्लॉक बनाता हूँ। और यहाँ पे अब देखो मुझे पता है कि इस पॉइंट पे कौन सी एक्सेप्शन थ्रो होगी, मतलब इन लाइंस में कौन सी एक्सेप्शन थ्रो होगी, नल रेफरेंस एक्सेप्शन। जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे थ्रो होगा, ठीक है, उसी का मैं रेफरेंस यहाँ पे बनाऊंगा कैश ब्लॉक के अंदर। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ नल रेफरेंस एक्सेप्शन और इस एक्सेप्शन का रेफरेंस वेरिएबल का नाम रख देता हूँ EX। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का होगा जो थ्रो होगा, नल रेफरेंस एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो होगा, और वो कौन कैच कर लेगा, EX का रेफरेंस वेरिएबल कैच कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पे आके अब मैं एक अपना फ्रेंडली मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ स्ट्रिंग इज नल, ठीक है। मतलब स्ट्रिंग आपका इसके अंदर कुछ भी नहीं है, नल का मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे पास एक यूजर फ्रेंडली एरर मैसेज आएगा, स्ट्रिंग इज नल, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास वो एक्सेप्शन नहीं आ रही, ठीक है, मतलब हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हो रहा, सिर्फ क्या आ रहा है, कैश ब्लॉक के अंदर जो भी मैंने मैसेज दिया था स्ट्रिंग इज नल, वो मैसेज आपके पास यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे नल ना हो, ठीक है, अगर इसके अंदर बाकी कोई स्ट्रिंग हो जिसकी मैं लेंथ मालूम करना चाह रहा हूँ, जिस तरह मैंने आदिल दिया था, तो इस केस में आपके पास कैश ब्लॉक नहीं चलेगा। तो इस केस में क्या होगा, वो आपको इस वेरिएबल की लेंथ बिल्कुल सही तरह बताएगा। तो अगर मैं रन करूं तो जो हमारे पास रिजल्ट पहले आ रहा था 4, वही रिजल्ट हमारे पास अब आएगा, ठीक है। देखो 4 आ रहा है, सही है, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जितनी भी एक्सेप्शन क्लासेस हैं, ठीक है, उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं मैसेज, ठीक है। मतलब जो मैसेज हमें सी शार्प दिखा रहा था जब वो एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा था, तो वो मैसेज मैं यहाँ पे भी यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कैच के अंदर मैं CW टैप टैप करता हूँ और ये जो EX है ना, मतलब EX किसका रेफरेंस वेरिएबल है, नल रेफरेंस एक्सेप्शन क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है। तो मैं इसके रेफरेंस वेरिएबल के साथ एक जो प्रॉपर्टी जिसका नाम है मैसेज, जो हर एक्सेप्शन क्लास के साथ होती है, और वो ये मैसेज की प्रॉपर्टी क्या करती है, इस नल रेफरेंस एक्सेप्शन का मतलब एक्सेप्शन क्लास का जो पर्टिकुलर मैसेज होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाएगी। कौन सी प्रॉपर्टी, EX डॉट मैसेज। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको रन करता हूँ, अब आप रिजल्ट देखना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तो हमारे पास अभी 4 आ रहा है, ठीक है, मतलब कैश ब्लॉक नहीं चलेगा। तो मैं यहाँ पे आके इसके अंदर भेज दूंगा अब नल, क्योंकि जब नल दूंगा तभी हमारे पास वो एक्सेप्शन जनरेट होगी और कैश ब्लॉक चलेगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है, पहले हमारा मैसेज यूजर फ्रेंडली मैसेज जो था स्ट्रिंग इज नल, फिर वही मैसेज जो हमें तब शो हो रहा था जब मैंने एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया था, लेकिन अब वही मैसेज मैं एक्सेप्शन हैंडल जब कर रहा हूं तब भी मैं उसी मैसेज को यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो ये भी आप इस तरह से कर सकते हो, कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करके, मैसेज प्रॉपर्टी को यूज करके। और ये मैसेज प्रॉपर्टी मैंने बताया हर एक्सेप्शन क्लास के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। तो भाई ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग को कंप्लीट किया और इसके साथ साथ नल रेफरेंस एक्सेप्शन और इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन जो होती है उनको किस तरह से हैंडल करते हैं, ये भी हमने आज के इस लेक्चर के अंदर देखा। तो अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।